बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेजेस तलगंग की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। आप 10th क्लास में एसिड्स और बेसिस के बारे में मुख्तलिफ थ्योरीज पढ़ कर आए हैं, उसमें एक ब्रांस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, तो उसको हम यहाँ पर रिवाइज़ करेंगे और इस कंसेप्ट के मुताबिक पहले एसिड और बेसिस की डेफिनीशंस देखेंगे। ब्रांस्टेड-लोरी कंसेप्ट के मुताबिक एसिड उस चीज़ को या उस स्पीशी को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन किसी दूसरी शय को देती हो या देने की सलाहियत रखती हो। एसिड इज़ अ सब्सटेंस और स्पीशी that donates or have tendency to donate hydrogen ion to another substance or species। एसिड वो सब्सटेंस या स्पीशी है जो किसी दूसरे सब्सटेंस या स्पीशी को हाइड्रोजन आयन डोनेट करती है या करने की सलाहियत रखती है। मसलन HCl है, HCl को अगर पानी में डाला जाए तो ये अपना हाइड्रोजन एटम वाटर मॉलिक्यूल को डोनेट कर देता है। वो हाइड्रोजन एटम विदाउट इलेक्ट्रॉन वाटर के पास जाता है, इससे हाइड्रोनियम आयन बनते हैं और क्लोराइड आयन। तो अब इस एग्जांपल में HCl ने अपना प्रोटॉन वाटर को डोनेट कर दिया है, तो ये एक एसिड है। इसी तरह H2SO4 को पानी में डाला जाए तो हाइड्रोनियम आयन और बाईसल्फेट आयन बनते हैं। यहाँ H2SO4 अपना एक हाइड्रोजन एटम बतौर आयन वाटर को डोनेट करता है, सो ये यहाँ पर एसिड है। फिर इस कंसेप्ट के मुताबिक जो बेस है वो ऐसे सब्सटेंस या स्पीशी को कहते हैं जो हाइड्रोजन आयन लेती हो या लेने की सलाहियत रखती हो। बेस इज़ अ सब्सटेंस और स्पीशी दैट एक्सेप्ट्स और हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन फ्रॉम अनदर सब्सटेंस और स्पीशी। मसलन जब HCl को पानी में डाला जाता है तो HCl अपना हाइड्रोजन आयन वाटर को देता है, H2O हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, तो यहाँ पर H2O एक बेस है। इसी तरह H2SO4 को जब पानी में डालते हैं तो भी H2O एक हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है, सो H2O यहाँ पर बेस का रोल अदा करता है। ये ब्रांस्टेड बेस है। NH3 को पानी में डाला जाए तो H2O अपना हाइड्रोजन एटम बतौर आयन NH3 को डोनेट करता है, NH3 उसे एक्सेप्ट करके NH4 आयन बनाता है, सो यहाँ पर NH3 जिसने हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट किया ये बेस है। अगर आप गौर करें तो ऊपर दो एग्जांपल और नीचे एग्जांपल में वाटर का बिहेवियर अपोजिट है। पहली दो एग्जांपल में वाटर मॉलिक्यूल HCl से और H2SO4 से हाइड्रोजन आयन ले रहा है, जबकि NH3 की दफ़ा ये उसको दे रहा है। तो वाटर जो है इसका ये मुनफरिद बिहेवियर है कि बाज़ ये बतौर एसिड बिहेव करता है और बाज़ ये बतौर बेस बिहेव करता है। ऐसी जो चीज़ें होती हैं जो एक्ट कर सकें एज एन एसिड एज वेल एज अ बेस, इन्हें एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। तो वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक सब्सटेंस है। फिर इसमें कंसेप्ट आ जाता है कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का। लोरी ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करे और बेस वो चीज़ है जो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे। अब जब ऐसा होता है, एक एसिड एक बेस को अपना हाइड्रोजन आयन देता है, तो उससे दो नए पार्टिकल नई स्पीशीज़ बनती हैं। अब उन दो नई स्पीशीज़ का जो बिहेवियर है वो पहली दो स्पीशीज़ से अपोजिट होते हैं। वो कैसे, उसके लिए देखें। HCl को पानी में डाला गया, HCl ने अपना हाइड्रोजन आयन H2O को दिया, इससे H3O हाइड्रोनियम आयन बने और Cl माइनस क्लोराइड आयन बने। अब अगर हम इन दो स्पीशीज़ को देखें तो इनमें से जो H3O है ये आप किसी दूसरी स्पीशी को हाइड्रोजन आयन डोनेट कर सकती है।
अगर ये किसी दूसरी स्पीशी को हाइड्रोजन आयन डोनेट करे तो ये दोबारा H2O में चेंज हो जाएगी और दूसरी स्पीशी के पास हाइड्रोजन आयन आ जाएगा। इसी तरह अगर हम क्लोराइड आयन का देखें तो क्लोराइड आयन यहाँ हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर सकता है। अगर वो हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करे तो HCl मॉलिक्यूल बना देगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो H3O पॉजिटिव है, जो हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है, वो यहाँ पर बेस है, और क्लोराइड आयन जो यहाँ हाइड्रोजन आयन लेने की सलाहियत रखता है वो, सॉरी मैंने क्या बोला, H3O पॉजिटिव जो हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखता है वो एसिड है, और क्लोराइड आयन जो लेने की सलाहियत रखता है वो बेस है। लेकिन शुरू में क्या था, जो HCl था वो हाइड्रोजन आयन दे रहा था, वो एसिड था। तो HCl से जब क्लोराइड आयन बना तो अपोजिट बिहेवियर हो गया, HCl एसिड है और क्लोराइड आयन बेस है। इसी तरह H2O बेस था लेकिन H3O एसिड है। तो लोरी-ब्रांस्टेड कंसेप्ट के मुताबिक जब एक एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो उससे एसिड और बेस का एक नया पेयर पैदा होता है। वो जो नया पेयर है वो कॉन्जुगेट कपल कहलाता है, ऑफ ओरिजिनल एसिड बेस कपल। हर एसिड से एक नया बेस बनता है, उसे कॉन्जुगेट बेस कहते हैं, और हर बेस से एक नया एसिड बनता है, उसे कॉन्जुगेट एसिड कहते हैं। HCl एसिड है, इससे कॉन्जुगेट बेस बनता है क्लोराइड आयन। H2O बेस है, इससे कॉन्जुगेट एसिड बनता है H3O पॉजिटिव। इसी तरह अगर हम अमोनिया की एग्जांपल लें, NH3 H2O से हाइड्रोजन आयन लेता है, NH3 बेस है, H2O एसिड है। NH3 NH4 में चेंज होगा, NH4 हाइड्रोजन आयन देने की सलाहियत रखेगा, ये एसिड होगा। तो NH3 बेस है लेकिन NH4 एसिड है। H2O एसिड है लेकिन OH बेस होगा क्योंकि OH हाइड्रोजन आयन ले सकता है, ये लेकर वाटर बना देगा। तो इस एग्जांपल में भी मौजूद है कि NH3 बेस है और उसका कॉन्जुगेट एसिड NH4 है, H2O एसिड है और उसका कॉन्जुगेट बेस OH है। तो हम कहते हैं कि एवरी एसिड हैज़ ए कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस हैज़ ए कॉन्जुगेट एसिड। अब आपको सिर्फ समझाने के लिए, आपकी दिलचस्पी के लिए मैं यहाँ पर समझाता हूँ कि अगर आपको किसी एसिड का फार्मूला दिया गया हो तो आप उसका कॉन्जुगेट बेस कैसे मालूम करेंगे। ये चीज़ आप 10th क्लास में पढ़ कर आए हैं, उम्मीद है आपको ये सारा याद होगा, आपने कैसे सीखा था। बहरहाल मैं इसको सिर्फ आपकी दिलचस्पी के लिए यहाँ बता रहा हूँ कि इफ़ एन एसिड इज़ गिवन, तो स्टेप नंबर वन ये होगा कि रिमूव वन हाइड्रोजन एटम। दिए गए फार्मूले में से एक H को माइनस कर दें, तो HNO3 में से H माइनस करें तो पीछे बचेगा NO3। स्टेप नंबर 2, डिक्रीज चार्ज बाय 1। NO3 पर पहले जितना चार्ज है उसमें से 1 यूनिट चार्ज डिक्रीज कर दें। फिलहाल हमने उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मतलब 0 चार्ज है। 0 में से 1 माइनस करें, 1 डिक्रीज करने, तो 0 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, -1। NO3 पर -1 चार्ज आ गया। दिस इज द फार्मूला ऑफ कंजुगेट बेस। राइट नेट फार्मूला, चार्ज कम करने के बाद जो फार्मूला बने वो यहाँ लिख दें, वो कंजुगेट बेस का फार्मूला होगा। तो HNO3 का कंजुगेट बेस क्या है, NO3 नेगेटिव। इसी तरह एक और स्पीशी है HSO4 -1। एक हाइड्रोजन एटम हटा दें तो क्या बचा, SO4 -1। डिक्रीज चार्ज बाय 1, जो पहले है उसमें से 1 माइनस करें, पहले है -1, -1 -2, तो SO4 2 नेगेटिव, ये फार्मूला बन गया कंजुगेट बेस का। तो HSO4 -1 एक कंजुगेट एसिड है और SO4 2 नेगेटिव उसका कंजुगेट बेस है। इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपको एक बेस का फार्मूला दिया गया हो तो आप कंजुगेट एसिड को कैसे मालूम करेंगे। इसमें उन दोनों स्टेप्स को रिवर्स करना होगा। यहाँ एक हाइड्रोजन एटम रिमूव करने की बजाय ऐड करना होगा और चार्ज 1 यूनिट डिक्रीज करने की बजाय इंक्रीज करना होगा।
तो सपोज आपको फार्मूला दिया गया है NH3 का, पहले स्टेप में एक हाइड्रोजन आइटम ऐड करें, ये बन जाएगा NH4। अब जितना पहले चार्ज है उसमें 1 ऐड कर दें। NH4 पर अभी हम कोई चार्ज नहीं बता रहे, यानी 0 है, 0 में 1 ऐड कर दें, 1 आ गया, 1 लिखें या +1 लिखें, तो NH4 +1 या सिर्फ प्लस लिख दें, ये फार्मूला बन जाएगा कॉन्जुगेट एसिड का। NH3 बेस है और NH4 पॉजिटिव उसका कॉन्जुगेट एसिड है। OH नेगेटिव एक और बेस है, कॉन्जुगेट एसिड मालूम करना है, इसमें एक H का इजाफा करें, ये हो जाएगा H2O माइनस। अब एक चार्ज एक यूनिट बढ़ा दें, पहले चार्ज है -1, उसमें 1 ऐड करें तो -1 + 1 0, चार्ज हो जाएगा 0, 0 को लिखते नहीं होते, तो फार्मूला बन जाएगा H2O। तो OH नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, OH नेगेटिव बेस है और H2O उसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो इस तरीके से आप एसिड से कॉन्जुगेट बेस मालूम कर सकते हैं और बेस से कॉन्जुगेट एसिड मालूम कर सकते हैं। अब हम दोबारा टॉपिक की तरफ आएंगे, लोरी ब्रांसिट कॉन्सेप्ट, और इसमें अब हमारा आर्टिकल है रिलेशन बिटवीन एन एसिड एंड इट्स कॉन्जुगेट बेस और वाइस वर्सा। हम एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस या एक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करेंगे। इस मकसद के लिए हम एसिड्स और बेसिस के आयनाइजेशन कांस्टेंट्स यूज़ करेंगे जो पिछले टॉपिक में हमने डिराइव किए थे, और उनको आगे यूज़ करते हुए सिंप्लीफिकेशन करेंगे। जी, हम एक एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस या एक बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड के दरमियान मैथमेटिकल रिलेशनशिप डिराइव करने जा रहे हैं। तो इस मकसद के लिए हम स्टार्ट करेंगे एक हाइपोथेटिकल एसिड के फार्मूला से, कि हमारे पास सपोज एक हाइपोथेटिकल एसिड है जिसका फार्मूला HA है। डेफिनेशन के मुताबिक शुरू के स्टेप आपने पिछले लेक्चर में पढ़े हुए हैं, इसलिए मैं कुछ इन्हें मुख्तसर भी करूँगा। जब हम HA को वाटर में डालेंगे तो HA अपना हाइड्रोजन आयन वाटर को देकर H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन बना देगा और A नेगेटिव आयन बना देगा। अब इस रिएक्शन के लिए अगर हम Kc को लिखें तो उसका रिलेशन ये बनेगा। ये कैसे बना, हमने ये करना है कि जो स्पीशीज़ राइट साइड पे हैं उनकी कंसंट्रेशंस को नॉमिनेटर में लिख देना है, और जो स्पीशीज़ लेफ़्ट साइड पे हैं उनकी कंसंट्रेशंस को डिनोमिनेटर में लिख देना है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और इसकी कंसंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, तो हम ये करते हैं कि कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वाली टर्म को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो फिर ये रिलेशन यूं बन जाएगा, इस कंसंट्रेशन को दूसरी तरफ ले गए, उधर जाकर मल्टीप्लाई होते। अब Kc भी कांस्टेंट है और कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी कांस्टेंट है, ये दो कांस्टेंट मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर एक नया कांस्टेंट होगा। उस नए कांस्टेंट को हम नाम दे देते हैं मसलन Ka का। तो हम Kc इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर की जगह लिख देंगे Ka। तो यहाँ Ka आप जानते हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड कहलाता है। मैं इस इक्वेशन को 1 का नाम दे देता हूँ। अब देखें, जैसा कि हमने अभी कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस का कंसेप्ट पढ़ा, जब H2O को हाइड्रोजन आयन देकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा तो जो HA है वो एसिड था, और अब इससे जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो A नेगेटिव होगा। तो यहाँ A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है। अब अगर हम A नेगेटिव को ऐड कर दें वाटर में, A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है, इसे हम वाटर में ऐड करें तो क्या होगा, उसकी हम इक्वेशन लिखते हैं। A नेगेटिव प्लस H2O, एरो के ऊपर लिखें H2O या पहले लिख दें,
फर्क नहीं पड़ता। तो इससे क्या होगा, H2O अपना एक हाइड्रोजन आयन A नेगेटिव को देगा, इससे वो HA बनाएगा और एक हाइड्रोजन आयन जब निकल जाएगा H2O में से तो OH नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन बन जाएगी। ये इक्वेशन हो जाएगी। अब इस रिएक्शन के लिए आप Kc को लिखें, Kc फॉर दिस रिएक्शन इज, Kc क्या आएगा, राइट साइड पे हैं HA और OH नेगेटिव, तो उनकी कंसेंट्रेशन नॉमिनेटर में HA इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या है, HA और सॉरी जी ठीक है, लेफ्ट साइड पे क्या है, A नेगेटिव और H2O, A नेगेटिव और H2O। तो ये जो A नेगेटिव है इसको डिनोमिनेटर में ले जाएं और ये यहाँ पे है ही नहीं, तो Kc ये बनेगा। दोबारा देख लें, कि ये इक्वेशन है, Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, जो स्पीशीज राइट साइड पे हैं उनकी कंसेंट्रेशंस को नॉमिनेटर में लिखा, जो लेफ्ट साइड पे हैं उनकी कंसेंट्रेशंस को डिनोमिनेटर में। तो ऊपर आया कंसेंट्रेशन ऑफ HA मल्टीप्लाई बाय कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव डिवाइडेड बाय कंसेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ H2O। फिर वही बात कि वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी कंसेंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी, तो हम कंसेंट्रेशन ऑफ H2O वाली जो टर्म है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं, इसे ब्रैकेट से हटाकर लेफ्ट साइड पर ले जाएं, ये उधर जाकर Kc के साथ मल्टीप्लाई होता है, ये आ गया। क्योंकि हम ये बेस के लिए कह रहे हैं कि ये रिलेशन है, तो Kc इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर Kb कहलाएगा, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। तो इसकी जगह लिख दिया Kb, ये आ गया Kb के लिए रिलेशन, इसको आप नाम दे दें इक्वेशन 2 को। इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई कर दें, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2, लेफ्ट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, राइट साइड्स को आपस में, 1 की लेफ्ट साइड Ka, 2 की लेफ्ट साइड Kb, तो लेफ्ट पे तो आ गया Ka इंटू Kb, यहाँ फिर 1 की राइट साइड, 1 की राइट साइड ये है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये 1 की राइट साइड मल्टीप्लाई बाय 2 की राइट साइड, 2 की राइट साइड ये है, ये आया। अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ HA ऊपर भी है नीचे भी है, ये कैंसिल हो जाएंगे, कंसेंट्रेशन ऑफ A नेगेटिव ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 4 टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये ख़त्म, फिर ये ख़त्म, ये ख़त्म और ये ख़त्म। तो
कंसेंट्रेशन ऑफ H3O पॉजिटिव रह गया और कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव, बटा ख़त्म कर दें। ये आया। अब ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम और हाइड्रोजन आयन एंड कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। हम जानते हैं कि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहलाता है KW। तो अगले स्टेप में हम इसे लिख देंगे KW को, इसकी जगह हम KW लिखेंगे। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर हमने पढ़ा था, कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसेंट्रेशन ऑफ OH आयन। यहाँ हाइड्रोजन आयन की जगह हाइड्रोनियम आयन है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन इक्विवेलेंट होते हैं। तो हमारे पास रिलेशन क्या बना कि KA इंटू KB इज इक्वल टू KW, ये आया। KA इंटू KB इज इक्वल टू KW, और KW की वैल्यू हमें पता है। KW हमने पढ़ा था कि 25 सेंटीग्रेड पर इसके इक्वल होते हैं 10 की पावर माइनस 25 सेंटीग्रेड। टेम्परेचर हम मेंशन कर देते हैं, किसी और टेम्परेचर पर ये वैल्यू डिफरेंट होगी। तो KA इंटू KB बराबर आया 10 की पावर माइनस 14। दूसरे में हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं? हम अगर KB को दूसरी तरफ ले जाएं तो ये 10 की पावर माइनस 14 से डिवाइड हो जाएगा। 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय KB। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं? 10 की पावर माइनस 14 कांस्टेंट है, ऊपर अगर हम लिख दें कांस्टेंट डिवाइडेड बाय KB, और यहां से हम क्या लिख सकते हैं? यहां से हम लिख सकते हैं कि KA is directly proportional to 1 over KB। तो कांस्टेंट को हटा दिया, उसकी जगह साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। हमें पता है जब भी साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाया जाता है तो उसकी जगह कांस्टेंट आते हैं। तो यहाँ उलट कर रहे हैं हम कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हटाकर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगा दिया। KB क्योंकि बटे में है तो दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन होगा। तो ये हमारे पास रिलेशन आया KA और KB का। KA से मुराद एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट और KB से मुराद कंजुगेट बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट। इन्वर्स रिलेशन का क्या मतलब हुआ? इफ KA हैज़ लार्जर वैल्यू, KA की लार्जर वैल्यू का मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्गर एसिड। तो फिर KB की वैल्यू स्मॉल होगी, KB विल हैव स्मॉल वैल्यू, और KB की स्मॉल वैल्यू का मतलब बेस जो है वो वीक होगा। ये हमारे पास नतीजा आया। अगर एक एसिड स्ट्रांग हो तो उसका जो कंजुगेट बेस होगा, कंजुगेट बेस वो वीक होगा। एसिड वीक हो तो कंजुगेट बेस स्ट्रांग होगा। और फिर इस तरह हम ये भी कह सकते हैं कि अगर KB की वैल्यू लार्ज हो, KB की वैल्यू लार्ज हो तो उसका मतलब होगा कि बेस स्ट्रांग है, और जब KB की वैल्यू लार्ज होगी तो जो KA की वैल्यू है वो स्मॉल होगी, और K की वैल्यू स्मॉल होने का मतलब कंजुगेट एसिड वीक है। तो यहाँ से हम नतीजा खस करते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैव वीक कंजुगेट बेसिस, वीक एसिड्स have strong conjugate bases, strong bases have weak conjugate acids,
और वीक बेसिस हैव स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड्स। ये हमारे पास 4 पॉइंट्स आ गए। आसान अल्फाज में हम कहेंगे कि दो में से एक चीज़ जब स्ट्रांग होगी एसिड और बेस में से, तो दूसरी चीज़ वीक होगी। एक स्ट्रांग होगी, दूसरी वीक होगी। तो एक तो हमारे पास ये रिलेशनशिप आ गया। फिर हम इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी को हम मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं। इसमें अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ रिलेशनशिप बिटवीन, या ये लिखें शो दैट pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। अब हम एक और रिलेशनशिप देखेंगे। ये इसी टॉपिक का कंटिन्यूस है, इसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो वी हैव Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw। दोनों तरफ नेगेटिव लॉग ले लें, टेकिंग नेगेटिव लॉगरिथम ऑन बोथ साइड्स। यानी लॉग लिखें और साथ में माइनस लिखें। तो लेफ्ट साइड पे आएगा, इसको हम ब्रैकेट में लिख लेंगे, ब्रैकेट से बाहर नेगेटिव लॉग, और दूसरी तरफ भी नेगेटिव लॉग। Ka और Kb आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनके लॉग अलग-अलग होकर जमा हो जाएंगे। तो नेगेटिव लॉग ऑफ Ka प्लस नेगेटिव लॉग ऑफ Kb दोनों जमा हो गए इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ Kw। अब नेगेटिव लॉग ऑफ Ka आपने पढ़ा हुआ है pKa कहलाता है, इसी तरह नेगेटिव लॉग ऑफ Kb pKb कहलाता है, और नेगेटिव लॉग ऑफ Kw pKw कहलाता है। तो फिर हम लिख देंगे pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। pKa प्लस pKb प्लस pKw, pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw। और pKw की हमने वैल्यू पढ़ी हुई है, जब हमने Kw पढ़ा था, Kw की वैल्यू 10 की पावर माइनस 14। जब हम उसका नेगेटिव लॉग लेंगे आंसर 14 आएगा, वो pKw कहलाएगा। तो हम लिख देंगे इज इक्वल टू 14 एट 25 सेंटीग्रेड। 25 सेंटीग्रेड पर pKw 14 होता है, तो pKa और pKb का सम भी 14 होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हमें pKa और pKb में से a की वैल्यू पता हो तो हम दूसरे की मालूम कर सकते हैं। क्या करना होगा, हमें 14 में से गिवन वैल्यू को, नॉन वैल्यू को माइनस करना होगा। मसलन अगर pKa 1 है तो pKb 13 हो जाएगा, pKa 5 है तो pKb 9 हो जाएगा, pKa 12 है तो pKb 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल रिलेशन आ गया एसिड्स और बेसिस की स्ट्रेंथ के लिए। तो ये क्वेश्चन लॉन्ग में है और ये दो अंदाज में आपसे पूछा जाता है। या तो ये प्रूफ दिया जाता है करने को कि Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw, ये प्रूफ करके दिखाएं, या दूसरा दिया जाता है कि pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw, इसे प्रूफ करके दिखाएं। तो अगर Ka इंटू Kb इज इक्वल टू Kw तक आता है तो फिर आपने क्या करना है, यहाँ तक आपने रुक जाना है, आगे नेगेटिव लॉग वाला पोर्शन नहीं करना। और अगर pKa प्लस pKb इज इक्वल टू pKw कहा जाता है तो फिर आपने एंड तक जाना होगा। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। होप सो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा। यहाँ पर एसिड्स और बेसिस की जो डिस्कशन है वो कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह जो टॉपिक शुरू करेंगे, कवर करेंगे और शुरू करेंगे वो बफर सॉल्यूशन होगा। ये 2 दिन तक इसके जो लेक्चर हैं वो चलेंगे। तो कल अगले लेक्चर के साथ दोबारा पेशी खिदमत होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।